Okay, so the screen is, I hope screen is visible to everyone. 8284. Okay, fine. So let us start. तो आज का जो टॉपिक है हमारा that is 8086 clock generation. हमने just a second. I request you all एक कुछ दो तीन बातें करनी है आपसे before starting. First of all, please be on time क्योंकि मुझे बार बार स्क्रीन चेंज करना पड़ता है, शफल करना पड़ता है to admit you people. So please be on time. Second thing is while marking the attendance, जब आप attendance mark कर रहे हो अपनी तो आप अपना रोल नंबर और नाम एक ही बार लिखें. आप मल्टीपल टाइम्स लिखते हो तो that creates lot of for me क्योंकि मुझे वहां से नोट करके लिखना है तो बार बार मुझे बहुत टाइम लग जाता है. तो एक बार आपने अपना रोल नंबर और नाम टाइप कर दिया स्क्रीन पे और वो आपको दिख गया तो इट मींस यू हैव मार्क्ड योर अटेंडेंस. ठीक है. तो जब हमारे कई बार जैसे एडजस्टमेंट्स होती हैं, जैसे कल थी, तो उस केस में आई टेल यू कि कब आपको ए सेक्शन को मार्क करना है, कब बी को, या कभी टीआई के अगर बच्चे आते हैं तो उनको मार्क करना है. बट अभी जैसे आज सिर्फ ए सेक्शन का लेक्चर है तो आप मल्टीपल टाइम्स अपना रोल नंबर मत लिखें. जस्ट राइट इट डाउन ओनली वंस. आपको आपने लिख दिया और आपको दिख गया कि वो चला गया, चैट बॉक्स में आ गया, तो इट्स सफिशिएंट. ओके, सो दीज और प्लीज बी ऑन टाइम. ओके, सो लेट अस स्टार्ट. अभी भी कुछ लोग हैं जो वेट कर रहे हैं. आई नीड टू एडमिट देम. ओके, सो लेट अस स्टार्ट. सो हमने अभी तक जो बात की, हमने देखा कि हमने इतना जान लिया कि माइक्रो प्रोसेसर 8086 जो है हमारा, वो बेसिकली कैसे काम करता है, उसका पर्पस क्या है, किस तरह से इंटरनली उसकी चीजें कनेक्टेड हैं. तो कल हमने पिन डायग्राम स्टडी किया. सो द पॉइंट इज अब हमने देखा कि एक पिन ऐसी है जहां पर हमको ये देखने में आया कि हमको इसमें क्लॉक अप्लाई करना है. सो आई टोल्ड यू व्हेन वी वर डिस्कसिंग दैट क्लॉक पेन, द पॉइंट वाज कि हमने कहा इट इज समथिंग लाइक कि वी हैव टू स्टार्ट और वी हैव टू, इट्स नॉट अबाउट स्टार्टिंग. हमको सिंक्रोनाइजेशन की जब हम बात कर रहे हैं, दैट हमको एक क्लॉक पल्स से हमको वो डेटा एड्रेस, सी इट इज समथिंग लाइक कि जैसे क्लॉक पल्स इज समथिंग लाइक कि आपने माइक्रो प्रोसेसर या कोई भी आपका डिजिटल डिवाइस है, उसमें आप देखो मोस्ट ऑफ द टाइम you will find there is a clock pulse या there is a clock frequency, something like that दिया होगा. What is the purpose of that? Basically, the purpose of clock pulse is कि आप जब किसी डिजिटल डिवाइस को क्लॉक पल्स प्रोवाइड कर रहे हैं, the purpose of providing the clock pulse is कि आप उसकी जो डेटा हैंडलिंग कैपेसिटी है या जो आपका प्रोसेसर का कैलकुलेशन की कैपेसिटी है, वो आप उसको देना चाहते हो कि वो कैसे, मतलब पॉइंट इज कि आपने लिखा 2 into 2 तो उसने कैलकुलेट करके दे दिया 4. बट हाउ यू विल एनालाइज कि ये 2 into 2 4 उसने कितनी देर में करके दिया. उसको करने के लिए उसको लेटर से कि आपने ठीक है उसमें लॉजिक लिख दिया, ऐड लिख दिया या मल्टीप्लाई लिख दिया, बट हाउ मेनी साइकिल्स इट विल टेक, कि आपको कैसे पता लगेगा कि कब शुरू हुआ. पॉइंट इज, नाउ आई एम कमिंग टू द पॉइंट इज कि आपको पता लगेगा कब, कैसे पता लगेगा कि कब कैलकुलेट करना शुरू हुआ और उसके बाद कब खत्म हो गया, सो दैट अगला इंस्ट्रक्शन आए. आर यू गेटिंग माय पॉइंट? द पॉइंट इज कि आपको माइक्रो प्रोसेसर को एक चीज बतानी है. आपने 3-4 इंस्ट्रक्शन लिख दी, तो हाउ माइक्रो प्रोसेसर विल केम टू नो कि हाँ ये पहली इंस्ट्रक्शन अब शुरू हो गई और फिर खत्म हो गई, फिर दूसरी इंस्ट्रक्शन शुरू हुई, फिर ये खत्म हो गई, फिर तीसरी इंस्ट्रक्शन शुरू हुई और खत्म हो गई. तो ये काम करता है क्लॉक. क्लॉक इज कि इट विल कैलकुलेट व्हेन द प्रोसेस इज स्टार्टेड, when the process is finishing. Like we have discussed, there are 3 basic process of a microprocessor, that is fetching, decoding and execution. And I told you when we were discussing this, microprocessor 8086 में पाइपलाइनिंग का कंसेप्ट है, जिसमें मैंने आपको बताया था कि होता क्या है कि सिंपली अर्लियर प्रोसेसर्स में क्या होता था कि इंस्ट्रक्शन फेच होती थी, डिकोड होती थी और फिर एग्जीक्यूट होती थी. 86 में क्या है, 2 सेक्शन में डिवाइड कर दिया उसको, एक जिसमें आप फेच कर रहे हो और दूसरा जिसमें आप डिकोड कर रहे हो. ऐसा काम इसलिए किया गया, इस कंसेप्ट को बोलते हैं पाइपलाइनिंग. ऐसा काम इसलिए किया गया बिकॉज यू वांट कि आपका जब तक पिछला इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट हो रहा है, जो अगला इंस्ट्रक्शन है वो तब तक फेच हो जाए.
So there should be no time lag. Okay. So ये काम करने के लिए आपने अब ये पता कैसे चलेगा कि हाँ पिछला इंस्ट्रक्शन जो था वो आ गया है और अगला इंस्ट्रक्शन जो है वो आने वाला है. So you have provided a clock pulse. Clock pulse is a series of pulses. ठीक है. आपने अगर पल्सेस को कहीं CRO पे या किसी और नजरिए से सिस्टम पे भी कहीं देखा है तो इट्स अ सीरीज ऑफ पल्सेस, नथिंग एल्स. ठीक है. कि जैसे हमने कहा कि आपका 1 मिनट में 60 पल्सेस होती हैं, सेकंड्स ना बोल के हमने पल्सेस बोल दिया. सिमिलरली इट्स अ सीरीज ऑफ पल्सेस. तो आपका एक इंस्ट्रक्शन फैच होने से लेकर एग्जीक्यूट होने तक कितनी क्लॉक पल्सेस लग रही हैं. So now I hope you are getting the point कि what is the importance of that clock pulse. So कितनी pulses लग रही हैं, उतनी pulses के बाद फिर वो अगली instruction को decode या execute या fetch कर रहा है. So this is how the microprocessor internally uses its clock pulse to calculate the process operation timing. Okay. So when an instruction will be starting, when an instruction is finishing. So microprocessor 8086 के बाद अब हम बात कर रहे हैं, कल हमने जो बात की कि माइक्रो प्रोसेसर 8086 के साथ पास की अपनी कोई क्लॉक नहीं है, देयर इज नो इंटरनल. ठीक है. तो बट अ प्रोविजन इज गिवन इन द माइक्रो प्रोसेसर में आप एक्सटर्नली उसको क्लॉक पल्स प्रोवाइड कर सकते हो. एक पिन दिया हुआ है जहां पर आपको उसको क्लॉक पल्स प्रोवाइड करना है. नाउ हाउ यू कैन प्रोवाइड दिस, व्हाट इज दिस एक्सटर्नल क्लॉक पल्स? क्लॉक पल्स इज नथिंग बट इट इज सिंपली सीक्वेंस ऑफ दिस जो आपको एक्सटर्नली जनरेट करनी है. जनरेट करने के लिए मेनली यू यूज द क्रिस्टल ऑसिलेटर्स. ऑसिलेटर मींस व्हिच ऑसिलेट्स विद अ सर्टेन फ्रीक्वेंसी. तो आपने क्रिस्टल ऑसिलेटर करते हो एंड यू फेड दैट पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी टू एनी चिप. ओके. तो अब हम सीधा बात करते हैं 8084 माइक्रो प्रोसेसर की. सो 8084 जो माइक्रो प्रोसेसर है उसमें आपको क्लॉक पल्स देने के लिए 8284 आईसी साथ में यूज करनी पड़ती है. ठीक है. 8284 क्लॉक जनरेटर आईसी हम इसको बोलते हैं. इट्स देयर ऑन द सेकंड नंबर इन द स्लाइड्स. तो 8284 क्लॉक जनरेटर आईसी हम माइक्रो प्रोसेसर की क्लॉक पिन के साथ कैसे एम्बेड करते हैं, विल सी इन द डायग्राम. सो लेट्स स्किप दीज टॉपिक्स क्योंकि ये हम अगले यूनिट में करेंगे. एड्रेसेस. नाउ कमिंग टू दिस 8284 क्लॉक जनरेटर. So 8284 is an important component to the microprocessor. Without clock generator, it required many additional circuits to generate the clock in the 8086 processor. So 8284 provides functions of the. इसके साथ साथ जो और functions को provide करता है microprocessor को, these are reset, ready. Okay. तो clock के साथ साथ वो reset, ready ये दो function और provide करता है. इससे आगे बढ़ते हैं. सो दिस डायग्राम रिप्रेजेंट कॉन्फ़िगरेशन ऑफ 8284 क्लॉक जनरेटर. सो दिस इज द 8284 आईसी. तो यहाँ तक की बात समझ आई है. अभी तक मैंने आपको सिर्फ इतना बताया कि क्लॉक क्या होती है, क्यों प्रोवाइड करते हैं माइक्रो प्रोसेसर में क्लॉक, क्या काम करती है क्लॉक, और क्लॉक कैसे जनरेट करते हैं. मैंने कहा क्लॉक जनरेट करने के लिए माइक्रो प्रोसेसर के पास कोई इंटरनल कुछ ऐसा कॉन्फ़िगरेशन या प्रोविजन नहीं है. सो यू प्रोवाइड दैट क्लॉक विद द हेल्प ऑफ एन एक्सटर्नल क्लॉक जनरेटर सर्किट और सम आईसी लाइक 8284. ओके. So this is the diagram of 8284 IC, पिन डायग्राम ऑफ 8284 IC. ठीक है. तो आप देख सकते हैं कि जो ग्रीन पिन्स हैं वो इनपुट पिन्स हैं, मतलब आप इसमें कुछ डेटा या इनपुट कुछ प्रोवाइड कर रहे हैं, और जो ब्लू पिन्स हैं, जो आपके ब्लू एरो आपको दिख रहे हैं, दोज आर समथिंग व्हाट यू कॉल एज द आउटपुट पिन्स, जिससे आप कुछ आउटपुट लेकर आगे माइक्रो प्रोसेसर को देंगे. ओके. सो यू कैन सी द पिन नंबर 8, इट्स अ क्लॉक पिन जिसको आप माइक्रो प्रोसेसर में देंगे, फेड करते हैं वहां से क्लॉक. तो यहाँ तक if anyone wants to say something, anything up till now? Okay, so no. So moving further, so this is the pin configuration of 8284 clock generator circuit. So as you can see, certain things are common, that is VCC is power supply, then reset. I'll tell you all the things in detail कि ये क्या है. C sync है, P clock क्या है, AEN ready 1, ready, then ready 2, RDY2, then AEN 2, then clock, then ground, then again X1, X2, then F5, then FC, or
OSC, then RES, and then last is reset. Okay, so let us start. So सबसे important जो point है वो है आपका इसमें not important, सबसे जो what you say the key point इसमें है X1 and X2. So what is this X1 and X2? X1 and X2 के साथ एक आप लगाते हो. Before discussing this, let me jump to this diagram. तो हमको discuss करना है. So this is the basic 8284 relation diagram. So आप कर क्या रहे हो? देखो यहाँ पर ये हमको फेड करना है माइक्रो प्रोसेसर में. तो ये जितनी भी चीजें आप राइट एक्सट्रीम पे देख रहे हो, तो ये चीजें आपने माइक्रो प्रोसेसर 8086 को दी हैं, ठीक है. और जितनी भी चीजें आप लेफ्ट साइड पे देख रहे हो, तो ये चीजें आपने 8284 आईसी को दी हैं. So this is the basically internal architect of the 8284 IC. So if you can remember this will be very good. Otherwise आपको ये वाला जो अभी हम आगे चलेंगे, this is the circuit which you have to remember exactly. और ये बहुत मुश्किल नहीं है, it's very easy. हम इसको जब यहाँ तक पहुंचेंगे, जब इसको डिस्कस करेंगे तो आपको समझ आ जाएगा कि what is the function of this this 8284 operation with 8086. Okay, तो इतना ओवरव्यू आपको पता लग गया कि 8284 8086 के साथ हमने लगाना है और उसका फंक्शन क्या है. तो देखो मेन फंक्शन क्या है आपका. आप एक क्लॉक पिन नंबर 8 से, जैसे मैंने बोला, जनरेट करके कहाँ दे रहे हो 8086 में, और रीसेट सिग्नल जनरेट करके दे रहे हो रीसेट में. इसके अलावा तीसरी चीज मैंने क्या बोली, आप एक रेडी सिग्नल भी आप एक 8284 से जनरेट कर सकते हो. रीसेट, रेडी एंड क्लॉक, ये तीन काम है 8284 आईसी के. सो इज इट क्लियर यहाँ तक? एनी डाउट्स? ओके, सो मूविंग फर्दर, लेट्स कम बैक टू द पॉइंट. So this is the pin diagram of 8284 IC. If you are having your notebooks or something like that, you can draw it. Otherwise, I can directly jump to the description of the pins. So I told you कि ये जो X1 and X2 हैं, इसके साथ आपका क्रिस्टल ऑसिलेटर आप लगाते हो. बेसिकली क्रिस्टल ऑसिलेटर मतलब जो आपकी फ्रीक्वेंसी जनरेट करता है, ठीक है. अब फ्रीक्वेंसी जनरेट करने का मतलब क्या है कि आपने फ्रीक्वेंसी कुछ एक पर्टिकुलर क्रिस्टल ऑसिलेटर की, लेटर से कि नेचुरल फ्रीक्वेंसी है, दैट इज लेटर से कि 12 किलोहर्ट्ज है, तो वो 12 किलोहर्ट्ज आपकी जनरेट करके 8284 को दे देगा. अब क्या आपने 12 किलोहर्ट्ज ही माइक्रो प्रोसेसर को देनी है, या कम देनी है, या ज्यादा देनी है, तो वो सारा काम बाकी जो पिन्स हैं उनके साथ मिलकर होगा, ठीक है. उसके बाद a square wave is generated and fed to an AND gate is also inverting buffer that provides the OSC output signal. So ये जो OSC की बात कर रहे हैं हम, it's a basically square wave, ठीक है, it's a basically square wave, and with the inverting buffer it provides the output signal. Okay, so we'll discuss कि ये क्या है, ठीक है. उसके बाद आपके पास है EFI. So EFI is basically, अगर मैं आपको easy language में बताऊं तो it is the what you say, if EFI is the it's the चलो I think इसको अभी मुझे रहने देना चाहिए. Anyhow, so this is the basically pin diagram. आपको अभी घबराने की जरूरत नहीं है, because I seriously want कि आप just एक raw से study करें, कुछ इतना complex मत लगे आपको. तो बेसिकली आपने फिलहाल के लिए इतना समझ लो, X1 एंड X2 से आपने क्रिस्टल इसके साथ कुछ कनेक्ट किया, उसकी कुछ नेचुरल फ्रीक्वेंसी है, उस नेचुरल फ्रीक्वेंसी को आपने कुछ स्टेप डाउन या स्टेप अप किया होगा, वो अभी हम आगे चल के देखेंगे कैसे करेंगे. एंड VCC से आपने VCC सिग्नल फेड किया 5 वोल्ट का, और ये ग्राउंड है. तो ये 4 पिन्स के बारे में अभी आप जान लें. उसके बाद लेट्स मूव फर्दर, डायरेक्टली लेट अस जंप टू दिस डायग्राम. उसके बाद हम पिन्स डिस्कस करेंगे, ठीक है. तो दिस डायग्राम, ओके. सो बेसिकली क्या कर रहे हो आप यहाँ पर, देखो आपने X1 और X2 के साथ एक ऑसिलेटर आपने कनेक्ट किया है. तो ऑसिलेटर आपने कनेक्ट किया है, उसकी वजह से क्या हुआ कि आपका जो 8086 माइक्रो प्रोसेसर है, वो उस फ्रीक्वेंसी को आपने OSC पिन सी
OSC पिन से आउटपुट ले लिया डायरेक्टली, ठीक है। अब वो OSC पिन से क्यों आउटपुट ले लिया, बिकॉज ये काम आता है तब जब आपने, देखो मैंने आपको बताया था कि आपके पास 8086 प्रोसेसर दो मोड में काम कर सकता है, मिनिमम मोड और मैक्सिमम मोड, ठीक है। तो मिनिमम मोड में तो क्या है कि सिर्फ 8086 को ही आपने चलाना है, लेकिन मैक्सिमम मोड में क्या है कि लेटेस्ट से कि 2 या 3 प्रोसेसर है उनको भी चलाना है। तो यहाँ से OSC पिन से आउटपुट निकला, आपने वो अलग से जो क्या कहते हैं आपका कोई प्रोसेसर सर्किट में है या ऑर्गेनाइजेशन में है या उस सिस्टम में है, तो यहाँ से आप उसके EFI में फेड करते हैं। ओके, तो इतनी बात फिलहाल के लिए समझ लो। दूसरा, इसके आप ऊपर देखो तो आपके पास एक RES सिग्नल है पिन डायग्राम में, तो उस RES सिग्नल को D फ्लिप फ्लॉप में आपने फेड किया हुआ है। तो जैसे ही आप यहाँ से RES सिग्नल देते हो, D फ्लिप फ्लॉप उसका इन्वर्टिंग करके दे देता है आउटपुट में। सो रीसेट बार रीसेट, इट्स सिंपली रीसेट इज सिंपल, then clock is simple, then the third one is your P clock, and fourth one is clock, and the fifth one is कल पता करना, ठीक है। And the fifth one is your ready. Okay, so these are basically four signals. So what is P clock, peripheral clock जिसको हम बोलते हैं। So P clock is it's now you are feeding that your F and C bar signal. What is that F and C bar signal? F and C bar signals are basically creating the, see now this EFI is input to the other 8284 processor. Now for 8086 processor, a simple 8086 processor, you fed a simple EFI circuit, EFI pin and FC bar pin. आप सिंपली करना क्या चाह रहे हो, देखो मैं आपको बताता हूँ, एंड लेट अस, अभी डिटेल में टेक्निकलिटीज नहीं बताता, आम भाषा में बताता हूँ आपको करना क्या चाह रहे हो। आपने यहाँ से क्लॉक जनरेट किया, क्लॉक जनरेट करके उस क्लॉक को सीधा सीधा एक बाहर निकाल लिया, एक रीसेट जनरेट किया, रीसेट को बाहर निकाल लिया। अब उसके बाद आपने क्या किया, वो जो क्लॉक जनरेट किया यहाँ से, सी यहाँ से जो क्लॉक जनरेट किया आपने नेचुरल फ्रीक्वेंसी से, उसको आपने फेड कर दिया। अब यहाँ पर आपने दो डिवाइडर लगा रखे हैं, डिवाइड बाय 3 एंड डिवाइड बाय 2। तो डिवाइड बाय 3 एंड डिवाइड बाय 2 बेसिकली क्या हो रहा है, ये डिवाइड बाय 6 हो रहा है एक तरह से। तो एक पेरीफेरल क्लॉक यहाँ से आप निकाल रहे हो। तो लेट अस से कि आपकी फ्रीक्वेंसी है अगर 12 हर्ट्ज, तो यहाँ पर डिवाइड बाय 3 करके कितनी रह जाएगी और डिवाइड बाय 6 करके कितनी रह जाएगी, तो 1/6 ऑफ द फ्रीक्वेंसी यू विल बी गेटिंग हियर, जितनी फ्रीक्वेंसी आपने निकाल लिया। आई टेल यू इन डिटेल कि 1/6 का पर्पस क्या है, हम आगे चल के डिटेल में बात करेंगे। फॉर द टाइम बिंग आप इतना समझ लो कि आपने एक रीसेट सिग्नल निकाला, देन आपने जितनी फ्रीक्वेंसी जनरेट हुई उतनी फ्रीक्वेंसी वाला सिग्नल निकाल लिया, फिर जो फ्रीक्वेंसी जनरेट हुई उसका डिवाइड बाय 3 एंड डिवाइड बाय 2 करके डिवाइड बाय 6 वाला सिग्नल पेरीफेरल क्लॉक निकाल लिया। उसके बाद जितनी फ्रीक्वेंसी जनरेट हुई उसका डिवाइड बाय 6 करके, सॉरी डिवाइड बाय 3 करके, फ्रीक्वेंसी डिवाइड बाय 3 करके क्लॉक निकाल लिया, जो आप 8086 माइक्रो प्रोसेसर में फेड करेंगे। नाउ यहाँ पर आप एक चीज ध्यान से देखो कि हम जितनी फ्रीक्वेंसी जनरेट कर रहे हैं, यहाँ पर क्रिस्टल ऑसिलेटर जनरेट कर रहा है, उतनी फ्रीक्वेंसी आप 8086 माइक्रो प्रोसेसर को नहीं दे रहे, आप उसकी 1/3 दे रहे हो। उसका एक कारण है, उसका कारण क्या है 1/3 फ्रीक्वेंसी देने का, बिकॉज जो आपका माइक्रो प्रोसेसर है वो 3 क्लॉक, आप उसको 33% ड्यूटी साइकिल पे चलाना चाहते हो। व्हाट डज दिस मीन 33% ड्यूटी साइकिल? जस्ट गिव मी अ सेकंड सो दैट मैं आपको ये ड्रॉ करके दिखा पाऊँ। ओके, let me share a blank presentation with you, okay, so that I can draw this. What is this 33% duty cycle means?
So if you can see the slides, I'm trying to draw something for you. Okay. So तो लेट अस से कि आपके पास क्लॉक पल्स है, प्रॉपर क्लॉक पल्स तो मैं बना नहीं पा रहा यहाँ पर, बट आपको बॉक्सेस की हेल्प से मैं दिखाना चाह रहा हूँ कि लेट अस से कि ये क्लॉक पल्स है। ओके, सो जनरेट हुई जो, व्हाट डज द मीनिंग ऑफ 33% ड्यूटी साइकिल। अब आप क्या चाह रहे हो कि आपका लेट अस से कि ये क्लॉक पल्स, ये 3 क्लॉक पल्स हैं, ये 3 क्लॉक पल्स का मतलब आप क्या लेना चाह रहे हो कि लेट अस से कि ये आपका ऑफ स्टेट आ गया यहाँ तक, फर्स्ट 2 क्लॉक पल्स। देन आपने क्या किया, 2 क्लॉक पल्स के बाद आपने ऑन किया अपने प्रोसेसर को, मतलब 33% का मतलब बता रहा हूँ मैं आपको, और देन ये फिर से ऑफ हो गया। ओके, मतलब क्लॉक पल्स डाउन हो गई। मैं आपको आगे बता रहा हूँ कि इसका मीनिंग क्या है। ठीक है, तो ये 3 क्लॉक पल्स इनिशियली मैंने लिया, आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ कि आपकी लेटेस्ट से कि ये ट्रेन ऑफ पल्सेस आ रही है, ठीक है, जो जनरेट हुई फ्रीक्वेंसी। ठीक है, आप माइक्रो प्रोसेसर को देना चाहते हो 1/3, 33% ड्यूटी साइकिल। 33% ड्यूटी साइकिल का मतलब क्या है कि ऑफ टाइम ऑन टाइम क्लॉक पल्स का क्या है। तो यहाँ पर मैंने कहा 33% का मतलब क्या है कि ऑन टाइम जो होगा वो 33%। 33% मतलब इफ आई एम सेइंग कि 1 2 3 क्लॉक पल्सेस, तो 3 क्लॉक पल्सेस का 1/3 मतलब सिंपल सी ये वाली क्लॉक पल्स, थर्ड क्लॉक पल्स ऑन टाइम हो, बाकी दोनों में ऑफ रहे। तो ये फर्स्ट में भी देखो ऑफ है, सेकंड में भी ऑफ है, और ये थोड़ा सा अलाइनमेंट थोड़ी सी गड़बड़ हो गई, रुको थोड़ा सा और इधर ले जाते हैं। तो ये यहाँ पर तो थर्ड क्लॉक पल्स में ये ऑन हो गया। तो इस फिनोमिना को हम बोलते हैं ड्यूटी साइकिल। ड्यूटी साइकिल इज, अगेन आई एम टेलिंग यू, ऑफ टाइम ऑन टाइम। नॉर्मली क्या होता है कि मोस्ट ऑफ द मतलब सर्किट्स में, या जैसे आप नॉर्मल बात करो तो ये जैसे क्लॉक पल्स आ रही है तो 100% ड्यूटी साइकिल है इसका, जितना ऑफ टाइम जितना ऑन टाइम। 33% का मतलब, 50% का मतलब क्या हो गया कि लेट से कि ये 2 क्लॉक पल्सेस हैं, एक क्लॉक पल्स में आपका ये ऑन है, एक क्लॉक पल्स में आपका ये ऑफ है। 33% का मतलब क्या हो गया कि लेट से 3 क्लॉक पल्सेस जनरेट हुई आपकी, 3 क्लॉक पल्सेस में से आप यूज कर रहे हो सिर्फ एक क्लॉक पल्स आपकी ऑन के लिए, 2 क्लॉक पल्स आपकी ऑफ के लिए। तो क्या हुआ, ऑफ टाइम कितना हो गया, 2 क्लॉक पल्सेस का, एंड ऑन टाइम कितना हो गया, एक क्लॉक पल्स का। तो इतनी बात क्लियर हुई है, अभी ज्यादा अगर डेप्थ में नहीं तो इतनी बात क्लियर हुई है कि ऑफ टाइम एंड ऑन टाइम का मतलब क्या है। बिकॉज दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट। आपको अभी आगे चल के जब हमको टाइमिंग डायग्राम्स बनाने हैं तो वी शुड अंडरस्टैंड कि ये ऑन टाइम ऑफ टाइम क्या है। प्लीज टेल मी कि if this is clear, please say yes or no in the chat box. Hello, am I audible? Yes, sir. Okay, ठीक है, फाइन फाइन। तो यहाँ तक की बात क्लियर हुई कि हमने क्या किया। अब ध्यान से समझो, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ। हमने एक फ्रीक्वेंसी जनरेट की, ठीक है, तो जो जनरेट की वो आप बॉक्सेस की टर्म्स में देख सकते हो। मैं इसका मल्टीपल बना देता हूँ, ठीक है, तो जस्ट अ सेकंड।
ये लेटर से कि फ्रीक्वेंसी जनरेट हो रही है आपकी, लेकिन जो हम यूज कर रहे हैं वो ये यूज नहीं कर रहे हैं, वो यूज हम कौन सी कर रहे हैं, इसका 33% जो जनरेट हुई है उसका 33% हमने क्या कहा कि लेटर से कि 1 2 3, ठीक है, जितने में 3 क्लॉक पल्स जनरेट हो रही हैं उसका 1/3, उसका 1/3 क्या हो गया, लेटर से कि ये 3 है, उसका 1/3 क्या हो गया, ये उसका 1/3 ऑन टाइम हो जो हम क्लॉक पल्स फेड करना चाह रहे हैं माइक्रो प्रोसेसर में। इस फिनोमिना को हम बोलते हैं ड्यूटी साइकिल की। माइक्रो प्रोसेसर का ड्यूटी साइकिल क्या है, हमने कहा इस माइक्रो प्रोसेसर का ड्यूटी साइकिल है 33%। मतलब इसका क्या हुआ कि जो इसमें क्लॉक पल्स जा रही है उसका ऑफ टाइम ऑन टाइम, ठीक है, उसका ऑफ टाइम एंड ऑन टाइम में 33% का वो वेरिएशन, नॉट वेरिएशन, 33% का ड्यूटी साइकिल है। मतलब क्या है कि अगर ये पूरा का पूरा टाइम पीरियड, आपको टाइम पीरियड अगर कैलकुलेट करना आता है वेव फॉर्म का, अगर ये पूरा का पूरा टाइम पीरियड लेटेस्ट से 100 है, यहां से लेकर यहां तक 100 सेकेंड है, तो यहाँ ये वाला ऑन कितनी स्टेट में है, 33 सेकेंड के लिए, और ऑफ कितनी देर के लिए, 66 सेकेंड के लिए। तो दिस इज हाउ ड्यूटी साइकिल ऑफ अ पल्स, ठीक है। तो ड्यूटी साइकिल इज ऑन टाइम अपॉन ऑन टाइम प्लस ऑफ टाइम इंटू 100, ठीक है, तो 33% आ जाएगा। 33% का मतलब ऑन टाइम कितनी देर के लिए। तो माइक्रो प्रोसेसर 8086 में, अब मैं अपने दोबारा से प्रेजेंटेशन पे आ जाता हूँ एक बार फिर से रिपीट करके, सो दैट ये पिक्चर सबको क्लियर हो जाए कि एक क्लॉक पल्स, नेचुरल क्लॉक पल्स क्रिस्टल ऑसिलेटर ने जनरेट की, लेकिन हमने वो अपने माइक्रो प्रोसेसर में नहीं देनी। हमने कहा कि हमें 1/3 देनी है। 1/3 देने का पर्पस क्या है, बिकॉज हम चाहते हैं हमारा माइक्रो प्रोसेसर जो है 33% ड्यूटी साइकिल पे काम करता है। तो 33% ड्यूटी साइकिल देने के लिए हमने क्या किया, जितनी जनरेट हुई उनमें से 2 पल्सेस में हमने ऑफ टाइम, 2 पल्सेस को हमने 2 पल्सेस तक हमने अपने जो क्लॉक फेड करनी है माइक्रो प्रोसेसर में ऑफ रखा, और तीसरी क्लॉक पल्स में उसको ऑन कर लिया, ठीक है। तो ऑटोमेटिकली जो आपका फ्रीक्वेंसी है वो 1/3 हो गई, ड्यूटी साइकिल 33% हो गई। ओके, so let me directly jump to the presentation again. So what we did, अभी तक हमने जो किया, मैं जस्ट एक उसका दोबारा से रिकैप दे देता हूँ। सिंपली हमने स्मिथ ट्रिगर लगाकर एक रीसेट सिग्नल जनरेट किया। अभी मैं जस्ट ओवरव्यू बता रहा हूँ, डिटेल में अभी मैंने आपको एक एक चीज अभी नहीं समझाई कि ये कैसे कैसे चल रहा है। आई एम जस्ट गिविंग यू एन ओवरव्यू सो दैट जब हमारा ये कंटिन्यूशन में नेक्स्ट लेक्चर लगे, मेरे को बेसिक चीजें बताने की जरूरत ना पड़े, और आई एम जस्ट अगले लेक्चर में आपका 8284 क्लॉक जनरेशन खत्म हो जाए। तो हमने एक स्मिथ ट्रिगर के साथ डी फ्लिप फ्लॉप लगाया और रीसेट सिग्नल जनरेट किया। क्रिस्टल ऑसिलेटर ने क्लॉक जनरेट की, उस क्लॉक को हमने एक जितनी जितनी फ्रीक्वेंसी पे वो जनरेट हो रही है उतनी फ्रीक्वेंसी पे हमने ओएससी के लिए रिजर्व रख ली। मतलब अगर कोई और हम माइक्रो प्रोसेसर लगाना चाहते हैं तो ये ओएसआई से उसकी ईएफआई पे जाएगा, ठीक है। उसके बाद हमने क्या किया, तो जो फ्रीक्वेंसी जनरेट हो रही है यहाँ से, वो जनरेटेड फ्रीक्वेंसी को डिवाइड बाय 3 किया, बिकॉज ऑफ डिवाइड बाय 3 करके हमने अपनी क्लॉक पल्स जनरेट कर ली यहाँ से फ्रीक्वेंसी जो हमने अपने माइक्रो प्रोसेसर को देनी है क्लॉक ऑन 33% ड्यूटी साइकिल, एंड डिवाइड बाय 6 करके हमने पेरिफेरल क्लॉक के लिए अगेन रिजर्व कर लिया, दैट इज पी क्लॉक। उसके बाद हमने क्या किया, अगेन जो 1/3 फ्रीक्वेंसी हमने यूज करनी है, उसी 1/3 फ्रीक्वेंसी से हमने आगे रेडी सिग्नल जनरेट किया। तो बेसिकली हमारे 3 काम है, वन इज क्लॉक जनरेशन, वन इज रीसेट जनरेशन, एंड वन इज रेडी जनरेशन। ये पी क्लॉक और ये ओएससी सिग्नल ये तब यूज करते हैं हम जब हमने मैक्सिमम मोड में माइक्रो प्रोसेसर को, दूसरे माइक्रो प्रोसेसर को क्लॉक और फ्रीक्वेंसी देनी है, ठीक है। या क्लॉक और लेटेस्ट से कि हमने और कोई चिप लगाई है साथ में जिसको फ्रीक्वेंसी की जरूरत है उसके साथ माइक्रो प्रोसेसर के साथ सिंक्रोनाइजेशन के लिए या माइक्रो प्रोसेसर के साथ चलने के लिए। सो उन केसेस में विल बी यूजिंग दिस पी क्लॉक एंड ओएससी। सो इज इट क्लियर अप टिल नाउ? यहाँ तक का समझ आ रहा है? ठीक है।
although the things are little complex, but ये बहुत easy लगेंगी once ये खत्म हो जाएंगी, तो I assure you कि बहुत आपको easy लगेगा। थोड़ा सा अभी क्योंकि it's totally new for you, अभी तक जो हम बात कर रहे थे वो theory था, अब हम थोड़ा सा conceptual concepts में jump कर रहे हैं धीरे धीरे subject में, तो थोड़ा सा हमें initially time लगेगा, then the things will go in flow। Okay, so इसके बाद हम सीधा move करते हैं अपना description पे। Okay, so the pin description को स्टडी करने का अब बिल्कुल परफेक्ट टाइम है। तो सबसे पहले है हमारे पास दिस AEN1 एंड AEN2। सो AEN1 एंड AEN2 क्या है? These are the address enabled pins are provided to qualify the bus ready signal, that is RDY and RD2 respectively, which are used to cause the wait state along with RD1 and RDY inputs. So these are the inputs pin. The wait states are generates by the ready pin for 8086 microprocessor, which are controlled by the which is controlled by the 2 pins. So हमने ऑलरेडी बात की, जो आपका 8284 क्लॉक जनरेटर है, अगेन वो मल्टीपल जो है आपको चीजें प्रोवाइड करता है। ऑब्वियसली हमने बात की, अभी तक हमने देखा कि रेडी सिग्नल, रीसेट सिग्नल और आपका क्लॉक सिग्नल प्रोवाइड करता है। दो इसके अलावा जो और हैं, दैट इज OSC एंड T क्लॉक, वो आपका रिजर्व्ड है अदर माइक्रोप्रोसेसर के लिए। और इसके साथ साथ एक वेट जनरेशन भी प्रोवाइड करता है। वो वेट जनरेशन कैसे प्रोवाइड करता है? वेट जनरेशन प्रोवाइड करने के लिए वेट सिग्नल प्रोवाइड करने के लिए तो आपका RD1 एंड RDY2 को यूज करके रेडी पेन को प्रोवाइड करता है, सो दैट ये वेट स्टेट जनरेट होती है। और वेट स्टेट का मतलब क्या है कि अगेन when the microprocessor will be ready, when the clock pulse is next clock pulse cycle will be ready, so it will be fed to that particular microprocessor. Okay, so next is again the purpose of this RDY1 and RDY2 bus ready pins are, these are the bus ready pins input provided in co-junction with AEN and AD। हमने ऊपर डिस्कस किया अभी सेम बात, AEN1 and AEN2 to cause the wait states to an 8086 processor। again वो wait states किस purpose के लिए? again to generate that particular ready signal। okay, so async, it's ready synchronization selection input selects either one or two stages of synchronization for RDY1 and RDY2, and the fourth one is the ready signal। so it's the output pin जो हमने ऑलरेडी डिस्कस किया अभी थोड़ा सा कि AEN1 एंड AEN2 के साथ एड्रेस अनेबल पिंस के साथ आपका RDY1 एंड RDY2 आप कनेक्ट करते हो, जिसकी वजह से क्या होता है, वो एक वेट सिग्नल जनरेट करते हैं। वेट सिग्नल जनरेट करने का मतलब क्या है? देखो एड्रेस पिंस अनेबल है, ठीक है, तो इसका मतलब क्या है? एड्रेस जा रहा है। ओके, एड्रेस जा रहा है या एड्रेस फेच हो रहा है, तो जब तक वो अनेबल है तब तक वो क्या कर रहा है? आगे वो सिग्नल with the help of this RDY1 and RDY2 एक वेट सिग्नल जनरेट कर रहा है कि नहीं अभी एड्रेस आ रहा है, ठीक है, यू हैव टू वेट। तो जैसे ही उधर से वो वेट खत्म हो जाएगा, इधर से RDY1 एंड RD इन सिंक्रोनाइजेशन विद AEN1 एंड AEN2 एक सिग्नल जनरेट करेंगे जिसको हम बोलेंगे आफ्टर दैट पर्टिकुलर वेट रेडी। ठीक है, तो ये तीनों पिन्स AEN1, AEN2, RDY1, RDY2 आर सिंक्रोनाइज्ड फॉर generating this ready signal। okay, now moving further, X1 and X2 we have already discussed because this was the basic thing। ये क्रिस्टल ऑसिलेटर जो आप यूज करते हो फ्रीक्वेंसी जनरेशन के लिए, वो कनेक्ट होता है X1 and X2 के साथ। EFI, as I told you in the it's a kind of output pin, it's the external frequency input is used, मतलब हम इसको यूज करते हैं जब हमने किसी और प्रोसेसर को हमको क्लॉक प्रोवाइड करनी है, तो ये उस प्रोसेसर के लिए इनपुट पिन, उस प्रोसेसर के क्लॉक जनरेटर के लिए इनपुट पिन की तरह काम करती है। आप इस बात को समझो, लेटर से कि हमने 8086 प्रोसेसर एक यूज किया, लेटर से कि दो यूज कर रहे हैं, तो दूसरे में सेम फ्रीक्वेंसी को जनरेट करने के लिए हमें अलग से क्रिस्टल ऑसिलेटर लगाने की जरूरत नहीं है। हम उसकी EFI पिन, उसकी FC पिन को हम EFI पिन के आउटपुट से कनेक्ट करते हैं। ओके, so next processor key FC pin will be connected to the EFI pin of the previous microprocessor। So clock we have already discussed, the clock is the output pin, provides clock to the 8086 microprocessor। The clock pin has the output signal that is the 1/3 of the crystal, as I told you, the 33% of the duty cycle which is required to
operate the 8086 microprocessor. So P clock, again I told you, it's a peripheral clock. It is total of the 1/6. जितना भी आपका जनरेट हुआ है फ्रीक्वेंसी, उसका 1/6 है पी क्लॉक. ठीक है, विल सी कि ये पी क्लॉक कैसे और कहाँ काम करता है. 1/6 फ्रीक्वेंसी हमें कहाँ चाहिए होती है. नेक्स्ट इज आपका OSC, दैट इज ऑसिलेटर आउटपुट. ठीक है, ऑसिलेटर आउटपुट इज द सेम. ये जो मैंने अभी आपको डायग्राम में दिखाया था कि जितनी फ्रीक्वेंसी जनरेट हो रही है उतनी फ्रीक्वेंसी हम निकाल रहे हैं OSC पिन से. वो निकाल के कहाँ यूज करेंगे, विल सी. तो बेसिकली अभी आपको इतना ध्यान रखना है कि OSC पिन, EFI पिन एंड थर्ड वन इज योर क्लॉक पिन. तो ये तीनों का फंक्शन क्या है, तीनों एक तरह से आउटपुट पिन्स हैं 8284 IC की. EFI पिन क्या कर रही है कि अगर कोई और प्रोसेसर है तो पिछले 8284 से अगले FC पिन पे जा रही है. क्लॉक पिन क्या कर रही है, क्लॉक पिन ऑब्वियसली जो क्लॉक जनरेट हुई 1/3 33% ड्यूटी साइकिल पे वो माइक्रो प्रोसेसर को फेड कर रहे हैं. पी क्लॉक पेरिफेरल है, वो 1/6 हमने देखा. अभी देखें